ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन पर रोक लगने के बाद से एक मायूसी सी आ गई है और लोगों को ये डर लग रहा है कि क्या जो वैक्सीन इस साल आने वाली थी वो नहीं आ पाएगी। भारतीय वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, इसीलिए आए हैं हम बात करने के लिए डॉक्टर संजय राय के पास, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं कोवैक्सीन के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके की स्थिति बनी है सर, कि एक उम्मीद थी कि इस साल तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन ऑक्सफोर्ड का एक बड़ा झटका है। हालांकि जिस वैक्सीन पर आप लोग काम कर रहे हैं उसकी क्या दिशा है, क्या हम उसको देखें और किस तरीके से लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो उससे मायूसी नहीं होनी चाहिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही है, क्योंकि ये वैक्सीन ट्रायल का एक प्रोसेस होता है। कोई भी इवेंट को उसको डॉक्यूमेंट करना, चाहे वो माइल्ड इवेंट हो चाहे सीरियस इवेंट हो, कम से कम मैं ये कहूँगा कि ईमानदारी है कि इतनी जो है अर्जेंसी होने के बावजूद भी उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया और तुरंत एक्शन लिया, जो कि होना चाहिए। इसीलिए मैं शायद शुरू से कहता हूँ कि साइंस पार्ट से कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर इसको डॉक्यूमेंट नहीं करते तो वह होता कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है और इसका दूर में जो है बहुत ही बुरा परिणाम हो सकता था। तो इससे मैं मायूस नहीं हूँ, एटलीस्ट मैंने कहा जैसा कहा। जहाँ तक हमारे इस कंट्री में बात है, किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में, किसी भी ड्रग के ट्रायल में कभी भी कोई एडवर्स इवेंट हो सकते हैं और एडवर्स इवेंट होंगे चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो या ना वैक्सीन से ना रिलेटेड हो, लेकिन वो पार्टिसिपेंट है, चूँकि वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जो एडवर्स इवेंट हुए हैं वो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट हो गया, सीरियस का मतलब होता है कि हॉस्पिटलाइज हो जाए, डेथ हो जाए, ये सब सीरियस इवेंट में मानते हैं, तो उनको जो है हमें हॉस्पिटलाइज करने के बाद इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है उस पार्टिसिपेंट का, और जब ये प्रूफ हो जाता है नहीं है तो फिर कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, किसी भी वैक्सीन ट्रायल में, चाहे वो भारत बायोटेक का है, अभी तक अच्छा चल रहा है, वो जाइडस कैडिला का है, अच्छा चल रहा है, बट कभी भी ये हो सकता है। तो इसलिए इसको लेकर मायूस नहीं होना चाहिए, ये साइंस का पार्ट है और वो रहना चाहिए। सर, कौन से फेज में चल रहा है भारत बायोटेक और आईसीएमआर का जो आईसीएमआर इसका है वो फेज़ 2 में शुरू हो चुका है, ऑलरेडी रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है फेज़ 2 का भी। फेज़ 1 का भी जो है ऑलरेडी हो चुका था, वो इसके पैरेलल में फेज़ 1 भी चल रहा है, तो फेज़ 2 के स्टेज में अभी ये। सर, आज भारत बायोटेक ने एक ट्वीट किया कि फेज़ 1 के ट्रायल के दौरान उससे पहले ही जब बंदरों पर ट्रायल किया गया था उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो ऐसे में जब ये रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं तो किस तरीके से आप लोग आगे देख रहे हैं, जबकि फेज़ 2 और फेज़ 3 अभी चल रहेगा? देखिए, उन्होंने अभी रिजल्ट बताया है, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी को जब तक एनिमल ट्रायल का पूरा डेटा नहीं दे देते हैं तब तक वो एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का परमिशन ही नहीं मिलता है। तो चाहे किसी भी वैक्सीन के लिए हो, चाहे इनका हो, जाइडस कैडिला का हो, ये पहले हो चुका था, वो उन्होंने सबमिट किया होगा अथॉरिटी को, पब्लिश अभी किए हैं उसके रिजल्ट को। अभी पब्लिश होने का मतलब ये नहीं कि आज हुआ है, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल तभी परमिशन मिलता है जब एनिमल ट्रायल में उससे कोई उम्मीद जगती है कि सेफ्टी है। पहली बात तो सेफ्टी का प्रोफाइल, तो ये ट्रायल उस समय जब फेज़ 1 शुरू हो रहा था उसके पहले ही ट्रायल, एनिमल ट्रायल ख़त्म हो चुका था, उसका जो है हो चुका होगा, और उसका रिजल्ट उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट किया था, वो मुझे पता है सबमिट किया था। यानी जिन लोगों के मन में संशय या एक प्रश्न उठ रहा था कि ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, फिर आप इस तरीके की बंदरों पर जो शोध हो रहे थे वो सक्सेसफुल आप दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि बेशक आज वो पब्लिश हुआ है लेकिन सरकार के सामने उन्होंने ये प्रस्तुत कर दिया था। अब मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कोरोना का जो कर्व है वो अभी तक फ्लैटन नहीं हुआ है और ज़्यादा बढ़ने लगा है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब जो भी ग्लोबल एविडेंस हमारे पास आए हैं कि कोरोना एक काफ़ी माइल्ड डिजीज़ है। कुछ लोगों में तो, ज़्यादातर लोगों में माइल्ड है, बट कुछ लोगों में अभी सीरियस हो जाता है और डेथ तक हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर में माइल्ड है, तो इसलिए जो हमें खुशी मिलनी चाहिए। जहाँ तक केसेस बढ़ने के हैं, चाहे दुनिया में, अब हिंदुस्तान में पर डे जो है 90,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, करीब 1 लाख के आसपास हम पहुंच गए हैं पर डे केसेस जो हैं। वह डिपेंड करता है कि कितने जो है हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी आप आईसीएमआर ने 2-4 दिन पहले ये पब्लिश हुआ उनका पेपर, जिसमें उन्होंने कहा कि करीब 60-65 लाख लोग जो है अप्रैल 30 अप्रैल तक इन्फेक्ट हो चुके थे, जबकि उस समय जो है टोटल हमारे पास 35,000 लोगों का डेटा था, क्योंकि हम टेस्ट ही जो है पर डे 5,000 कर रहे थे। अब टेस्ट जो है हम पर डे 10 लाख कर रहे हैं, उससे भी ऊपर कई दिन कर रहे हैं। जितनी टेस्ट बढ़ाते जाएंगे, देखिए
टेस्ट करने की भी एक स्ट्रेटजी होती है। टेस्ट हम तब करते हैं जब इनिशियल फेज में आता है तो बहुत टेस्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय हमें प्रसार को रोकना पड़ता है। उस समय टेस्ट की जो है अहमियत है, और टेस्ट को हमें जो है उस समय जितना भी कर सकते हैं ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि टेस्ट पूरी, अगर इस टाइप के वायरस जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं, वो जब एक बार सबको फैल जाता है, कम्युनिटी में फैल जाता है, तो ज़्यादातर लोगों को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें टेस्ट करने से क्या होगा, हम सिर्फ नंबर बढ़ाएंगे। टेस्ट कम करेंगे तो कम नंबर होंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नंबर होंगे। ये स्ट्रेटजी इस समय के लिए बहुत कारगर नहीं होती है। ये ज़्यादा टेस्ट करने दो समय किया जा सकता है, या तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा, कुछ पॉकेट्स बचे हुए हैं, वहाँ सबको टेस्ट करके बिल्कुल आप आइसोलेट कर दीजिए और कि ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी, या शुरू में कि फैले नहीं। बीच वाले फेज में उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे दिल्ली का मैं डेटा आपको बताऊँ, बाकी भी कंट्री का है। सीरो सर्विलेंस होता है। सीरो सर्विलेंस का मतलब ये होता है कि कितने % लोग इन्फेक्ट हो गए उस वायरस से। 1 महीने की गैप पे 2 सीरो सर्विलेंस हुआ, तीसरा सीरो सर्विलेंस का रिजल्ट भी 2-4 दिन के अंदर आने वाला है। ये पाया गया कि 6% लोग दिल्ली में और बढ़ गए 1 महीने में। 6% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 12 लाख लोग बढ़े। 12 लाख का अगर आप रोज़ का करें तो 40,000 लोग रोज़ इन्फेक्ट हुए दिल्ली में, और वह कम से कम है। उससे ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, वह कम से कम है, क्योंकि हर टेस्ट की एक लिमिटेशंस होती हैं। और हम कितने डिटेक्ट कर रहे थे? हम डिटेक्ट कर रहे थे 1200 से लेके 1500 पर डे, क्योंकि उस समय हम 18,000 से लेके 20,000 टेस्ट कर रहे थे। जब हम इतनी टेस्ट कर रहे थे तो हम जो है 1200 से 1500 कर रहे थे। उस समय भी अगर हम 40,000 या 60,000 टेस्ट करने लगते तो क्या होता, कुछ लोगों को हम उन्हीं में से जो 40,000 हो रहे थे उनको ही इसमें आ जाता, हमारे 1200 की जगह पे जो है 4,000 हो जाता नंबर। तो सिर्फ नंबर बढ़ता, क्योंकि उनको टेस्ट करके जानने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए तो उनको टेस्ट से जान के हम क्या कर लेते, जो 40,000 लोग थे या तो माइल्ड इतना था कि वो हेल्थ सिस्टम के पास टेस्ट कराने नहीं है, या कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक थे। जब हमने सीरो सर्विलेंस किया तो उनका पता चला। जब हम टेस्ट करके उनको पता करते, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कोमार्बिड कंडीशन के साथ होंगे, कुछ जो होंगे एल्डरली होंगे, तो उनको मुझे एडमिट भी करना पड़ता, क्योंकि हमारी गाइडलाइंस है। इसलिए जो है अब चेंज हमें अपनी स्ट्रेटजी को करनी चाहिए। हमें जो है स्ट्रेटजी ये रखनी चाहिए कि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनको हम ट्रीट करें, जो लोग और बेटर केयर प्रोवाइड करें, उनको हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत है तो बढ़िया फैसिलिटी दें, बढ़िया ट्रीटमेंट दें। तो हमारा सारा ध्यान अब ये होना चाहिए कि मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें, क्योंकि आप एविडेंस देख लीजिए, इतना करने के बावजूद भी 20,000 टेस्ट अगर दिल्ली में कर रहे थे तो कम नहीं था 20,000 टेस्ट। 20,000 टेस्ट को अगर हमने पूरी कंट्री में देखें तो यूपी, बिहार और उनसे कंपेयर करें तो बहुत ही बढ़िया पर मिलियन टेस्ट है दिल्ली का। फिर भी हम जो है 2% डिटेक्ट कर रहे थे। 40,000 पर डे केस हो रहे थे, 2% डिटेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जब एक बार कम्युनिटी में फैल जाता है तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उनको डिटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं रहती है। जरूरत तो शुरू में ही रहती है और अंत में रहती है, ट्रेस नहीं कर पाते, इसलिए टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके की अटकलें हैं कि सेकंड वेव है, उसको हम किस तरीके से कहें कि नहीं ये सेकंड वेव नहीं है, एक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, सेकेंड वेव का कंप्लीट हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव करने के लिए कि एक बार आप नीचे आ गए और ऊपर, अभी हम ऐसा नीचे नहीं आए थे। दिल्ली में पहले जो है 3,000 से 4,000 के बीच में केसेज आ रहे थे, उसके बाद जो है 1,000-2,000 के बीच में दिल्ली के जिस एरिया से उस समय केसेज आ रहे थे, जैसे सेंट्रल दिल्ली से, साउथ ईस्ट दिल्ली से, इस समय जो है जहाँ से कम केसेज आ रहे थे, और सीरो सर्विलेंस रिपोर्ट भी हमारा बताता था कि उधर अब इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है, इधर इन्फेक्शन कम है। तो इस समय जो केसेज आ रहे हैं उन एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे सीरो सर्विलेंस ने बताया कि कम है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि सेकेंड वेव है, क्योंकि अभी फर्स्ट वेव खत्म ही नहीं हुआ था। और जब नंबर ऑफ टेस्टिंग हम बढ़ा देंगे तो उसी प्रोपोर्शन में आप देख लीजिए, उसी 40,000 में से हम उस समय भी डिटेक्ट कर रहे होते। ये हम 4,000 के आसपास केसेस पर डे डिटेक्ट कर पा रहे हैं दिल्ली में, जबकि इन्फेक्शन रेट 40,000 उस समय था। तो अगर 5 लाख टेस्ट हम दिल्ली में ही सिर्फ करने लगते तो हो सकता है हम पूरे 40,000 के 40,000 डिटेक्ट कर लेते। इसी बीच में सर मेट्रो भी चलनी शुरू हो गई है, और मेट्रो को लेकर भी ऐसी खबरें हैं कि मेट्रो में जो एरोसोल है उसको लेकर भी संशय है, और वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा हो सकता है। क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, डेफिनेटली जो है, जो अगर आप ये कहें एविडेंस है कि क्लोज इन्वायरमेंट में एयर कंडीशन चलता है तो उसमें बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमें नॉर्मलसी की तरफ बढ़नी ही है।
और दिल्ली और मुंबई इन जहाँ पे अच्छे खासे पॉपुलेशन जो है इन्फेक्ट हो चुका है। जैसे मिनिमम 30% के आसपास दिल्ली में जो पिछला सीरो सर्वेलेंस रिपोर्ट था कि अराउंड 29% इन्फेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स अभी तक जो भी एविडेंसेज है ये लोग प्रोटेक्टेड हैं। यही लोग मेट्रो में भी चढ़ेंगे तो उनसे ट्रांसमिशन नहीं होगा, प्लस उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। इतना बड़ा खतरा होने की चांसेस नहीं है। ये शुरू में अगर खुला होता तो शायद वो बढ़ने के चांसेस थे। मुझे नहीं लगता जो एविडेंसेस हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बढ़ेगा, डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि क्लोज इन्वायरमेंट में वह पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है और वह एरोसॉल के रूप में ज़्यादा देर तक रह सकता है हवा में। तो हवा में के कारण बेपरवाह होना कहीं ना कहीं घातक होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए जो है कि आप मेट्रो में रहें या कहीं भी रहें, अभी आपको जो है जो भी इसके नॉर्म्स हैं कि हमेशा मास्क पहनिए, डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, थोड़ी डिस्टेंस को बनाए रखिए, जो फिजिकल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश करते रहिए, लोगों से जब मिलिए तो भी जो है नमस्ते कहें, शेक हैंड ना करें। उससे ये होता है कि शेक हैंड जब करते हैं तो आप काफ़ी नज़दीक आते हैं, नमस्ते आप दूर से कर सकते हैं और ये 2 मीटर के रेंज से जो है कम होना चाहिए। इसलिए जो है सारे इनको फॉलो करना पड़ेगा, अभी काफ़ी दिनों तक फॉलो करना पड़ेगा, वो हमें अपने दिनचर्या में लाना पड़ेगा इन सारे मेजर्स को। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो उम्मीद है डॉक्टर राय ने जितनी भी जानकारी दी है वो आपके लिए लाभदायक होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से बेपरवाह हैं लोग वो परवाह करें, क्योंकि इस वक्त अगर आपने परवाह नहीं की तो शायद वो आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन कमाल हैदर जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।